हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ, जीडीसी, जीआईसी, यूपी पीजीटी, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, सोशोलॉजी से रिलेटेड हर एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस क्लास से संबंधित आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है जिसमें हम 25+ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। Harold Garfinkel was influenced by some intellectual. However, one of the following could be deducted from his list. Who is that? हेरोल्ड गॉर्विंकल कुछ विद्वानों से प्रभावित था, फिर भी निम्न में से एक को उनकी सूची से अलग किया जा सकता है। वो कौन है? ऑप्शन 1 है अल्फ्रेड सूल, ऑप्शन 2 है एडमंड हर्सल, ऑप्शन 3 आर.के. मर्टन और ऑप्शन 4 है टॉलकट पार्सन। तो सिंपल से आपको बताना है हेरोल्ड गॉर्विंकल इनमें से किस राइटर से प्रभावित नहीं थे। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, आर.के. मर्टन से प्रभावित नहीं थे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अल्फ्रेड सूल, एडमंड हर्सल और टॉलकट पार्सन से हेरोल्ड गॉर्विंकल प्रभावित थे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एसेज ऑन इंडिविजुअलिज्म बुक इज रिटन बाय होम। ऐसे ऑन इंडिविजुअलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 है अंबेडकर, ऑप्शन 2 है टीपी मुखर्जी, ऑप्शन 3 है लुइस डुमा और ऑप्शन 4 है एन.के. बोस। तो बताइए ये बुक के लेखक कौन है? ऐसे ऑन इंडिविजुअलिज्म। तो इसके जो राइटर है वो है ऑप्शन 3 लुइस डुमान। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। According to Harold Garfinkel, there are two key concepts to understand ethnomethods. There are हेरोल्ड गॉर्फिंकल के अनुसार एथनोमेथड्स को समझने के लिए दो मुख्य अवधारणाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? ऑप्शन 1 है उत्तेजना और प्रत्युत्तर मतलब स्टिमुली एंड रिस्पॉन्स, ऑप्शन 2 है चेतना मतलब कॉन्शियसनेस और वास्तविकता मतलब रियलिटी, ऑप्शन 3 है एसेंस और इंटरसब्जेक्टिविटी सार और अंतर व्यक्तिनिष्ठता, ऑप्शन 4 है चिंतनशीलता एवं विवरण रिफ्लेक्सिविटी और अकाउंट्स। तो आपको बताना है इनमें से किसका प्रयोग एथनोमेथोडोलॉजी को समझने के लिए गार्फिंकल ने किया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 रिफ्लेक्सिविटी एंड अकाउंट। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है चिंतनशीलता एवं विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब द फैक्ट दैट सेंटेंसेस हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कौन सी अवधारणा इस तथ्य को बताती है कि वाक्यों का अर्थ विभिन्न संदर्भों में भिन्न हो जाता है? ऑप्शन 1 है अनुक्रमणिकता मतलब इंडेक्सिकलिटी, ऑप्शन 2 है प्राकृतिक भाषा नेचुरल लैंग्वेज, ऑप्शन 3 है वार्तालाप विश्लेषण कन्वर्सेशन एनालिसिस और ऑप्शन 4 है भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 अनुक्रमणिकता मतलब इंडेक्सिकलिटी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु हैज नेम्ड जगरनाथ टू डिस्क्राइब एन एडवांस स्टेज ऑफ मॉडर्निटी। किसने आधुनिकता की उन्नत व्यवस्था का वर्णन करने के लिए जगरनाथ का प्रयोग किया था? ऑप्शन 1 है डेविड फ्रिस्बी, ऑप्शन 2 है गिडिंग्स, ऑप्शन 3 है फुको और ऑप्शन 4 है जे देरिडा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 गिडेंस। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In which theory the focus in our nature of interaction, the dynamic patterns of social action and social relationship। कौन से सिद्धांत में अंतःक्रिया की प्रकृति सामाजिक क्रिया के गतिशील प्रतिमानों एवं सामाजिक संबंधों को केंद्रित किया जाता है? ऑप्शन 1 है सामाजिक क्रिया सिद्धांत सोशल एक्शन थ्योरी, ऑप्शन 2 है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ऑप्शन 3 है प्रघटनाशास्त्र फिनोमेनोलॉजी और ऑप्शन 4 है एथनोमेथोडोलॉजी मतलब लोक विधि विज्ञान। तो बताइए ये किसकी डिफिनेशन लिखी गई है?
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएच मीड कॉल्ड हिज सोशियोलॉजी वॉज। जीएच मीड ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा है? ऑप्शन ए है सोशल साइकोलॉजी, ऑप्शन 2 है ह्यूमन साइकोलॉजी, ऑप्शन 3 है द फिलोसफी ऑफ प्रेजेंट, और ऑप्शन 4 है द फिलोसफी ऑफ माइंड। तो बताइए जीएच मीड ने अपने समाजशास्त्र को क्या कहा था? तो उन्होंने अपने समाजशास्त्र को क्या किया था? सोशल साइकोलॉजी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, सामाजिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होल सोसाइटी इज प्रायर टू पार्ट इंडिविजुअल नॉट द होल इन टर्म ऑफ द पार्ट ऑफ पार्ट्स हु स्टेटेड। समग्र समाज भाग व्यक्ति से पहले है, ना कि भागों एवं भागों के अर्थ में समग्र। किसका कथन है? ऑप्शन 1 सीएच कुले का, ऑप्शन 2 है जेम्स मार्क बॉल्बिन का, ऑप्शन 3 है जीएच मीड का, और ऑप्शन 4 है इरविंग गॉफमैन का। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 जीएच मीड। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ बुक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 गुड एवं हार्ट, ऑप्शन 2 पीवी यंग, ऑप्शन 3 लुनबर्ग, और ऑप्शन 4 है सीआर कोठारी। तो बताइए साइंटिफिक सोशल एंड सर्वे एंड रिसर्च पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 पीवी यंग। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, according to Mead, symbol is a significant gesture which convey a meaning to which who can respond. मीड के अनुसार प्रतीक एक महत्वपूर्ण हाव भाव है जो कि एक अर्थ बताता है जिसका उत्तर कौन दे सकता है। ऑप्शन 1 है पशु मतलब एनिमल, ऑप्शन 2 है पक्षी बर्ड, ऑप्शन 3 है मनुष्य मैन, और ऑप्शन 4 है समस्त जीव ऑल लिविंग थिंग्स। तो बताइए सिग्निफिकेंट गेस्चर का मीनिंग कौन बता सकता है इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 मनुष्य मैन। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिग्निफिकेंट मीनिंग एग्जिस्ट ओनली टू द एक्सटेंट दैट इंडिविजुअल हैव म्यूचुअली एग्रीड अपॉन अ पर्टिकुलर definition of a specific object, whether it be a rock, chair, or an idea, who stated in context of symbolic interactionism। महत्वपूर्ण अर्थ सीमा उस सीमा तक रहता है जबकि किसी विशेष वस्तु की विशिष्ट परिभाषा पर व्यक्तियों में आपसी सहमति हो, चाहे चट्टान कुर्सी अथवा विचार हो। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संदर्भ में ये कथन किसका है? ऑप्शन 1 जीएच मीड का, ऑप्शन 2 मनफोर्ड कोहन का, ऑप्शन 3 है सीएच कुले का, और ऑप्शन 4 है हर्बर्ट ब्लूमर का। तो आपको बताना है ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 हर्बर्ट ब्लूमर का ये कथन है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। दिन में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन 1 है इरविंग गॉफमैन का फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के साथ संबंध, ऑप्शन 2 है हर्बर्ट ब्लूमर का शिकागो संप्रदाय के साथ संबंध, ऑप्शन 3 है कुहन का हेगेलियन संप्रदाय के साथ संबंध, और ऑप्शन 4 है जेट मिंट का आईओवा संप्रदाय के साथ संबंध। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जोड़ा मैच है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हर्बर्ट ब्लूमर विथ शिकागो स्कूल। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फिनोमिनोलॉजिस्ट। इनमें से कौन सा एक प्रघटना शास्त्री नहीं है? ऑप्शन 1 ब्लूमर, ऑप्शन 2 एडमंड हर्सर,
ऑप्शन 3 अल्फ्रेड शूट्स, ऑप्शन 4 है बर्जर। तो बताइए प्रघटना शास्त्री इनमें से कौन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 ब्लूमर, इसमें प्रघटना शास्त्री नहीं है, जबकि अल्फ्रेड शूट्स हो गया, हर्सल हो गया और बर्जर ये तीनों क्या है क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, डिलीट द इररेलेवेंट वन। नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए कुछ अवधारणाएं हैं, अप्रासंगिक को हटाइए। ऑप्शन 1 है नारित्व मतलब फीमेलनेस, ऑप्शन 2 है नारियता फेमिनिटी, ऑप्शन 3 है नारीवाद फेमिनिज्म और ऑप्शन 4 है नारी बनाना फेमिनाइज। तो इनमें से बताना है कि नारी मतलब फीमेल से रिलेटेड कौन सा शब्द ऐसा है जो अप्रासंगिक है, गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 नारी बनाना फेमिनाइज करके ये सब गलत दिया है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन फेमिनिस्ट राइटिंग हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय नारीवाद लेखन निम्न में से किससे प्रभावित है? ऑप्शन 1 धार्मिक ग्रंथों से, रिलीजियस बुक से, ऑप्शन 2 है आर्थिक विचारधारा से, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी से, ऑप्शन 3 है पश्चिम की विचारधारा से, वेस्टर्न आइडियोलॉजी से और ऑप्शन 4 है वैश्विक विचारधारा से, ग्लोबल आइडियोलॉजी से। तो बताइए इंडियन फेमिनिस्ट राइटिंग है जो वो किससे प्रभावित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, वो है पश्चिम की विचारधारा से प्रभावित वेस्टर्न आइडियोलॉजी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर मार्क्स बुक इज रिटन बाय हुम। फॉर मार्क्स पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन 1 डेनेडॉफ ने, ऑप्शन 2 कोजर ने, ऑप्शन 3 जॉर्ज सिमेल ने और ऑप्शन 4 लुइस अल्थुजर ने। तो बताइए ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 लुइस अल्थुजर। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटेलेक्चुअल फॉर्म वाज प्रोवाइडेड अ फेमिनिस्ट थ्योरी बाय विच काइंड ऑफ राइटर्स। किस प्रकार के लेखकों ने नारीवाद सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है? ऑप्शन 1 है क्रांतिकारी नारीवाद रेडिकल फेमिनिज्म, ऑप्शन 2 है उदारवादी नारीवाद लिबरल फेमिनिज्म, ऑप्शन 3 है समाजवादी नारीवाद सोशियोलॉजिस्ट फेमिनिज्म और ऑप्शन 4 है प्रजातांत्रिक नारीवाद डेमोक्रेटिक फेमिनिज्म। तो बताइए किसने नारीवाद को एक बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 उदारवादी लिबरल फेमिनिज्म। ये क्या हुआ था? ये फर्स्ट टाइम आया था सबसे पहले। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथोनी गिडेंस का सिद्धांत दोहरेपन पर केंद्रित है, वह क्या है? एंथोनी गिडेंस थ्योरी फोकसेस ऑन ड्यूअलिज्म, व्हाट इज दैट? ऑप्शन 1 है प्रकृतिवाद एवं प्रत्यक्षवाद नेचुरलिज्म एंड पॉजिटिविज्म, ऑप्शन 2 है एजेंसी एवं संरचना एजेंसी एंड स्ट्रक्चर, ऑप्शन 3 है वृहत एवं सूक्ष्म मैक्रो एवं माइक्रो और ऑप्शन 4 है संरचना एवं संस्था स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। तो बताइए दोहरेपन की जो बात एंथोनी गिडेंस ने की है वो किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 एजेंसी और संरचना से रिलेटेड है, एजेंसी एंड स्ट्रक्चर। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिडेंस is concerned with the dialectical process where is one of the following is not produced। गिडेंस का संबंध द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से है जबकि निम्न में से किसी एक का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन 1 व्यक्ति पर्सन, ऑप्शन 2 अभ्यास प्रैक्टिस, ऑप्शन 3 है संरचना स्ट्रक्चर और ऑप्शन 4 है चेतना कॉन्सियसनेस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 व्यक्ति पर्सन का निर्माण नहीं होता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज फॉल्स फॉर स्ट्रक्चरेशन थ्योरी? संरचनाकरण सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 दिया है, संरचना का निर्माण नियमों और संसाधनों से होता है। स्ट्रक्चर इज मेड बाय रूल्स एंड रिसोर्सेज। ऑप्शन 2 दिया है, समय और स्थान में संरचना स्वयं नहीं होती है। स्ट्रक्चर डू नॉट एग्जिस्ट देमसेल्फ इन टाइम एंड स्पेस। ऑप्शन 3 दिया है, संरचना मानव एजेंट की गतिविधियों में होती है। स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन एजेंट्स। ऑप्शन 4 दिया है, सामाजिक प्रघटनाओं में संरचना बनने का कोई क्षमता नहीं होती। सोशल फिनोमिना हैज नो कैपेसिटी टू बिकम स्ट्रक्चर्ड। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4। सोशल फिनोमिना हैज नो कैपेसिटी टू बिकम स्ट्रक्चर्ड। सामाजिक प्रघटना में संरचना बनने का कोई क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू नॉट आस्क हु आई एम, डू नॉट आस्क मी टू रिमेन द सेम, हु सेड? मत पूछो मैं कौन हूँ, मुझे वही बने रहने के लिए मत पूछो, किसने कहा है? ऑप्शन 1 एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन 2 है जॉक डेरिडा, ऑप्शन 3 है मिशेल फुको और ऑप्शन 4 है जॉन बॉडिलॉर्ड। तो बताइए ये किसका कथन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 मिशेल फुको। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, according to Michael Foucault, these are some object to study. However, one of the following is not correct. फुको के अनुसार अध्ययन की कुछ वस्तुएं होती हैं, फिर भी उनमें सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 है ज्ञान नॉलेज, ऑप्शन 2 है हिस्ट्री इतिहास, ऑप्शन 3 है आइडिया विचार और ऑप्शन 4 है विचार वार्तालाप डिस्कोर्स। तो इसमें से बताइए किसको सम्मिलित नहीं बताया है फुको ने। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 विचार। आइडिया की बात फुको के द्वारा नहीं की गई है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी बुक इज डेटेड विद सोशल थिंकर। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किस सामाजिक विचारक से संबंधित है? ऑप्शन 1 कोले, ऑप्शन 2 फ्रायड, ऑप्शन 3 मीड और ऑप्शन 4 मर्टन। तो आपको बताना है माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक किसकी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 मीट लिखी है, GH मीट की ये पुस्तक है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू जैक देरिडा द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट रिलेटेड टू डीकंस्ट्रक्शन इज। जॉक देरिडा के अनुसार विखंडन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऑप्शन 1 है मस्तिष्क माइंड, ऑप्शन 2 है सेल्फ सौ, ऑप्शन 3 है भाषा लैंग्वेज और ऑप्शन 4 है सोसाइटी समाज। तो बताइए किसके विखंडन की बात जॉक देरिडा के द्वारा की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 लैंग्वेज, भाषा की बात की गई है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ deconstruction is the critical study of original text that is explained as under, but one of these does not match with Derrida's view. विखंडन का अर्थ मूल पाठ का आलोचनात्मक अध्ययन है या निम्न प्रकार से समझाया है कि लेकिन इनमें से एक दरिदा के दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है। ऑप्शन 1 है मूल पाठ सत्य नहीं होता, ओरिजिनल टेक्स्ट इज नॉट ट्रू। ऑप्शन 2 है मूल पाठ को उसी रूप में स्वीकार करें, एक्सेप्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट एज सच। और ऑप्शन 3 है मूल पाठ के सत्य को खारिज करें, रिजेक्ट द ट्रुथ ओरिजिनल टेक्स्ट। और ऑप्शन 4 है पाठ के सत्य को विखंडित कर दें, द ट्रुथ इज द टेक्स्ट बी डिकंस्ट्रक्टेड। तो बताइए इनमें से किसकी बात देरिडा ने नहीं की है।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2। एक्सेप्ट द ओरिजिनल टेक्स्ट एक्सेस, मतलब हमें जो मूल पाठ है उसको एज इट एज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ये बात दरिदा के द्वारा नहीं की गई है। बाकी मूल पाठ सत्य नहीं होता, उनके द्वारा बताया गया है। मूल पाठ के सत्य को खारिज करे, इसके बारे में बताया गया है। पाठ के सत्य को विखंडित कर दे, इसके बारे में भी दरिदा ने बोला है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।